नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम सफल किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम उन किसानों को मंच देते हैं जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में कुछ नया किया है और सफलता हासिल की है। ये वो सफल किसान हैं जिन्होंने चुनौतियों के सामने झुकना नहीं सीखा, अपनी इच्छा शक्ति, लगन और दृढ़ निश्चय के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ते गए और बन गए हमारे आज के सफल किसान। तो आज के कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे ऐसे ही 3 सफल किसानों की कहानियां जिन्होंने प्राकृतिक और जैविक खेती को अपनाया और अपनी नई राह चुनी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सफल किसान की। आज के हमारे पहले सफल किसान हैं राजस्थान के करौली से संबंध रखने वाले सुमेर सिंह, जो कि समझ चुके हैं कि आज का समय प्राकृतिक खेती का समय है। जिस तरीके से कृषि में रसायनों का अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है, इससे कई तरह के हानिकारक प्रभाव देखे जा रहे हैं। न सिर्फ मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, बल्कि मानव स्वास्थ्य पर भी इसका विपरीत असर पड़ रहा है। इसीलिए सुमेर सिंह ने निश्चय किया कि वो अब रसायनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे और पूरी तरीके से वो प्राकृतिक खेती से जुड़ गए। अब उनके साथ कुछ नए किसान भी जुड़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं उनकी कामयाबी की कहानी। खेती में अगर मुनाफे की राह पकड़नी है तो उसके लिए सबसे कारगर है गौ आधारित खेती करना। इस खेती के कई लाभ हैं, जिसमें कम उपजाऊ मिट्टी, कम पानी और कम संसाधन में बढ़िया पैदावार ली जा सकती है। राजस्थान के ज्यादातर किसान अब इस विद्या को अपना रहे हैं। ऐसे ही एक किसान है सुमेर सिंह, जो न सिर्फ गौ आधारित प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं, बल्कि बाकी किसानों को इसकी बारीकियां भी सिखा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं सुमेर सिंह जी से। गोबर का घोल तैयार कर रहे ये है किसान सुमेर सिंह, जो गाय के गोबर से धरती को पोषित करते हैं। वैसे तो सुमेर सिंह जी एक सिविल इंजीनियर के तौर पर काम किया करते थे, लेकिन नौकरी के दौरान एक विचार उन्हें रह रह के सताता था, और वो था देश सेवा का। इसके लिए उन्होंने खेती की राह चुनी, लेकिन गौ आधारित ही क्यों? आइए जानते हैं उन्हीं से। मैं सिविल इंजीनियर एज ए जेईएन के रूप में कार्यरत था। वहाँ बार बार एक चीज़ कुंदन करती थी दिमाग को कि इस अपन ने अपने परिवार के लिए सारा कुछ किया, सारे अपने योग्य बन गए, शेष जीवन राष्ट्र के लिए भी कुछ करना चाहिए। उसी दौरान मेरे एक साथी शिवचरण जी सैकड़ा गीजगढ़ के रहने वाले थे। वो केमिकल पर कृषि में काफ़ी अच्छा उनका योगदान था। मैं उनके यहाँ आता जाता रहता था। मेरा पोस्टिंग भी सिकराय तहसील में ज़्यादातर रहा। वहाँ ज़्यादा आने जाने से मैं उनके जब संपर्क में आया तो मुझे सबसे ज़्यादा ये महसूस हुआ कि कृषि में अपना योगदान अगर हम करेंगे तो बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर सकेंगे। उसी दौरान गायों की स्थितियाँ खराब देखते हुए मैं मथुरा चला गया। मथुरा में जय गुरुदेव बाबा के यहाँ जब गए, वापस आए तो रास्ते में काफ़ी गायों को सड़कों पर घूमते देखा तो एक दिमाग में बार बार एक प्रश्न आया कि कुछ न कुछ इस तरह का करना चाहिए कि गायों का भी भला हो। चूँकि हमारी कुल देवी जम्बाई माता है, जो गाय के रूप में भी है। इसी दौरान सुभाष पालेकर साहब से मेरा संपर्क हुआ। खाटू श्याम जी में उनका एक कैंप चल रहा था। उस समय वो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पर की एक वर्कशॉप मैंने अटेंड की, और मुझे उस वर्कशॉप से जो शिक्षा मिली, उस शिक्षा ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। मुझे महसूस हुआ कि अपन को जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पर काम करना चाहिए। अब सुमेर सिंह जी से जान लेते हैं कि नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने क्षेत्र में कैसे सफलता पाई और कौन से मुख्य चरण हैं इस खेती को अपनाने के। इस विद्या का पहला घटक है बीजामृत। एसपीएन पद्धति की 4 चीजें आवश्यक हैं। उन 4 चीजों में से 2 चीजें ही हम अपने आप को क्रियान्वयन के रूप में कर पाए। 4 चीजों में नंबर 1 तो पहले आपको देसी गोवंश चाहिए। देसी गोवंश तो आ गया, लेकिन उस प्रक्रिया को पूरे करने के लिए 4 घटकों का योगदान बहुत ज़्यादा जरूरी है। नंबर 1 घटक ये है कि आपको बीजामृत करना है। बीजामृत करने के लिए आपको 20 लीटर पानी, 5 किलो गोबर, 5 लीटर गोमूत्र, 50 ग्राम चूना, 1 मुट्ठी बरगद की मिट्टी डालनी है। 24 घंटे में वो तैयार हो जाता है। 48 घंटे तक उसकी वैलिडिटी है। बीजामृत करने के लिए आप जो भी बीज लाते हैं, बीज की जो नेचर है, उस नेचर के हिसाब से उस बीज का सीड ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे सरसों का बीज है तो उसको उस बीजामृत में डबो दीजिए और बाहर निकाल दीजिए। गेहूं का बीज है तो ज़्यादा टाइम रख लीजिए। अगर वेजिटेबल का बीज है तो वेजिटेबल के बीज, चूँकि हमारे पास देसी बीजों का अभाव है तो देसी बीज हम नहीं
हमारे पास होने के नाते हमें मार्केट से खरीदने हैं, और मार्केट से खरीदते हैं तो पहले उनको धोते हैं, धोने के बाद उनको उस बीजामृत में डाल देते हैं, और बीजामृत में डालने के बाद उससे बुआई कर देते हैं। फिर दूसरा घटक बीजामृत के बाद दूसरा घटक हमारा होता है जीवामृत और घन जीवामृत का। चूँकि पहले हम ड्रमों में जीवामृत को घोड़ा करते थे, और 24 घंटे में सुबह शाम 48 घंटे तक घोड़ना था, सुबह और शाम दोनों टाइम पर। जीवामृत बनाने के लिए आपको 200 लीटर पानी, 10 किलो गोबर, 6 से 7-8 लीटर तक गोमूत्र, 1 से 2 किलो गुड़, 1 से 2 किलो बेसन और बरगद की मिट्टी आपको काम में लेनी थी। पहले हम ड्रमों में घोड़ा करते थे, ड्रमों में घोड़ते घोड़ते उनको खेतों में सीधे ले जाते थे, काफ़ी मेहनत वाला कार्य होता था। धीरे धीरे करके हमने उन चीज़ों को ऑटो करना चालू किया। अब हम है ना सुबह सुबह इसमें सारी चीज़ें जीवामृत वाली डाल देते हैं, 24 घंटे इस टैंक में रखते हैं, इसको घुमाते हैं, और घुमाने के बाद जीवामृत तैयार हो जाता है। 24 घंटे बाद दूसरे टैंक में शिफ्ट कर देते हैं, तो 24 घंटे के 48 घंटे बाद अगले तीसरे टैंक में शिफ्ट कर देते हैं, फिर अगले चौथे टैंक में शिफ्ट कर देते हैं, और उसको फिल्टर करते रहते हैं। इस तरह से हमने जीवामृत इकाई को अपने आप में ऑटो किया हुआ। ऑटो करने के बाद जीवामृत इकाई हमारी आज भी आप मौके पे देख सकते हो ऑटो सिस्टम पर है। चूँकि क्वालिटी वाइज ये चीज़ें, हेल्थ वाइज ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा सुमेर सिंह जी मल्चिंग को भी जरूरी हिस्सा मानते हैं। इस पर क्या है उनकी राय, आइए जानते हैं। अगली चीज आती है आच्छादन। चूंकि आच्छादन या लाइव आच्छादन तो किया जा सकता है, लेकिन मृत आच्छादन किया जाना संभव नहीं है। न तो यहाँ आपके चावल पैदा होता है, न यहाँ गन्ना पैदा किया जाता है। चूंकि चावल और गन्ना दोनों नहीं किए जा सकते, तो आच्छादन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसकी वजह से हम 25% मार्किंग उसकी वजह से हम ले नहीं पाए। लाइव आच्छादन तो किया जा सकता है। लाइव आच्छादन के लिए हम कोशिश करते हैं, जैसे आपने उसमें मेथी बो दी या कोई दूसरी चीज़ बो दी, जैसे हमने मूली बोई तो मूली के साइड में हमने सौंफ लगा दी नाली पर। चौथी उनकी पद्धति में सबसे ज़्यादा जरूरी है बेड कल्टीवेशन। हमारे गुरुजी का कहना है कि पेड़ कभी भी सीधा है ना भोजन इस तरह से पानी नहीं लेता, उसको भाप चाहिए, और भाप के साथ साथ 50% उसको हवा चाहिए। उसको वो वापसा कहते हैं। वापसा बनाने के लिए यहाँ अब से पहले बेड कल्टीवेशन की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। अब शिवचरण जी यहाँ बेड कल्टीवेशन के लिए अपने इक्विपमेंट लेके आए, तो उनके इक्विपमेंट आने से हमने बेड कल्टीवेशन पर प्रयोग किए, तो उसके परिणाम संतोषजनक आना शुरू हुआ है। चूँकि वो खेत अपने आप में लेवल नहीं था, तो जो परिणाम अपेक्षित थे वो परिणाम तो नहीं आए, लेकिन परिणाम काफ़ी सुखद आए। मूली जिस पर हमने बेड कल्टीवेशन पर जो मूली लगाई, उस मूली के काफ़ी अच्छे संतोषजनक परिणाम है। सुमेर सिंह जी जैसे किसानों की राह पर चलें तो जल्द ही जीरो बजट खेती का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है और देश की धरती को फिर से खुशहाल किया जा सकता है। तो ये था हमारे आज के पहले सफल किसान। जाना आपने कि कैसे अगर आप निश्चय कर ले और मजबूती के साथ एक नई राह पर भी कदम बढ़ाते हैं तो मंजिल जरूर मिलती है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सफल किसान। Hi friends, I am Sanskriti Verma And I am Alia San. Welcome back to your favorite show, Jazz Junior. इस हफ्ते करेंगे योग, हो जाएंगे निरोग। दंडासन करना कैसे? देखेंगे कहानी कि हाथी के दौड़ने से आसपास के नारियल के पेड़ हिलने लगे। बात करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ, योग से कैसे दूर हो सकता है तनाव। और वो स्थान हमारा घर भी हो सकता है, हमारी छत भी हो सकती है, कोई नदी का किनारा भी हो सकता है, कोई पार्क भी हो सकता है। इस शनिवार 17 जून सुबह 9:30 बजे सिर्फ और सिर्फ दूरदर्शन नेशनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सफल किसान। अब जो हमारी आज की दूसरी सफलता की कहानी है वो है गोरखपुर से संबंध रखने वाले रामनिवास मौर्य की, जिन्होंने जैविक खेती को एक मिशन की तरह से अपनाया और इसमें लगातार आगे बढ़ते गए। उन्होंने ये भी समझा कि जैविक खेती से किस तरीके से वो पर्यावरण के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि बीते कुछ वर्षों में मोटे अनाज की मांग भी काफ़ी बढ़ती जा रही है। ऐसे में रामनिवास ने जैविक तरीके से मोटे अनाज की फसलों को लेना शुरू किया और आज वो बन गए हमारे सफल किसान।
खेतों में जैविक तकनीकों के जरिए न केवल खेती के तौर तरीकों को बदला गया है, बल्कि परंपरागत खेती से हटकर उसे मुनाफे के कारोबार में बदल दिया है। आप जिस खेती को घाटे की वजह मानते हैं, उसमें जैविक तरीके से कैसे सफलता पाई जाती है, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पीपीगंज स्थित गांव के रहने वाले प्रगतिशील किसान रामनिवास मौर्य से सीखा जा सकता है। मेरा गांव राखू खोट चिकनी राप्ती नदी के बगल में, यहाँ से नदी 500 मीटर दूरी है और यहाँ से 30-35 साल पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं होता था। मोटे अनाज जैसे सांवा, कोदो, टांगुन, मेरुआ का खेती होता था और कुछ पैदावार भी नहीं होता था। इसको बोरे में भर कर या खांची में भर कर उठा कर लेके जाते थे, इतना पैदावार इतना कम होता था। रामनिवास पिछले 15 सालों से जैविक खेती कर रहे हैं। खेती करने का ये जज्बा उनके अंदर तब आया जब उन्होंने रासायनिक खेती से होने वाले नुकसान और दुष्परिणाम की खबरें देखी और पढ़ी। बाद में ये एक स्थानीय संस्था से जुड़े और उनसे जैविक खेती के बारे में जानकारियां लेकर रासायनिक खेती को छोड़कर उन्होंने जैविक खेती शुरू की। जैविक खादों के प्रयोग से इनके खेतों की मिट्टी में लगातार सुधार होने लगा, जिसके बाद लगभग 5 वर्ष पहले से इन्होंने पूर्ण रूप से जैविक खेती को अपना लिया और आज रामनिवास सफल जैविक खेती कर रहे हैं। जैविक खेती हम 2005 के बाद से शुरू किए हैं। जानकारी हुआ तो धीरे धीरे हम लोग जैविक खेती पर काम करने लगे और जीरो बैलेंस उसको बोलते हैं। इसमें अपने घर का जो गाय का मूत्र, गाय के गोबर से हम लोग बनाते हैं और नीम का पत्ता, धतूर और दहिया, मदार, यही सब का पत्ती से हम लोग सड़ा करके उसको बनाते हैं कीटनाशक। और गाय के मूत्र और गाय के गोबर से जीवामृत खाद बनाते हैं, तो उससे कम लागत लगता है और जो उसमें जो पैदा होता है और अच्छा होता है, उसमें रासायनिक नहीं पड़ता, इसलिए उसमें कोई बीमारी नहीं रहता है। उन्होंने जैविक खेती को एक मिशन के रूप में लिया है और इस मिशन से अपने क्षेत्र के कई किसानों को भी जोड़ा है। रामनिवास अपने खेत से ही अपने उत्पादों की बिक्री भी करते हैं। वो अधिकतर देसी बीजों का ही इस्तेमाल करते हैं ताकि उत्पाद या फसल स्वादिष्ट हो। जैविक उत्पाद के कारण उनकी उपज अब ज्यादा दामों में बिकती है। रामनिवास मौर्य बताते हैं कि उनके पूर्वज तो बहुत वर्षों से मोटे अनाजों की खेती करते आ रहे थे, इसलिए इन्हीं मोटे अनाजों का रकबा बढ़ाने के लिए वो अनाज बैंक भी चलाते हैं, जहां से किसानों को बीज उपलब्ध कराते हैं ताकि मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा मिल सके। वो बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में मोटे अनाज की मांग काफी बढ़ी है। किसान इसे कम पानी में उगा सकते हैं और इसमें रासायनिक खाद और कीटनाशक की जरूरत भी नहीं होती है। ये मटका कीटनाशक है, एक कीटनाशक का काम करता है, जैविक कीटनाशक इसको हम लोग बोलते हैं। इसमें पहले तो पानी डालेंगे, पानी के बाद गौमूत्र रहेगा, गौमूत्र के बाद सुरती का गांठ, लहसुन, मिर्चा और बहया, मदार, कनैल, नीम का पत्ती, सुरती का गांठ, इसको सबको मिला करके इसमें डाल देंगे। डालने के बाद 15 दिन में तैयार हो जाएगा। इसको निकाल करके 1 लीटर जो रहेगा तो लगभग 10 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करेंगे, तो कोई प्रकार का कीड़ा इसमें नहीं लगेगा। जितना भी कीड़ा होगा कोई सब भाग जाएंगे। अपने खेतों में रामनिवास गोबर की सड़ी खाद, वर्मी कंपोस्ट, गौमूत्र, वर्मी डस्ट आदि का प्रयोग जैविक खाद के रूप में करते हैं। रामनिवास खेतों से निकलने वाले पराली और अन्य खरपतवारों को एक गड्ढे में एकत्र कर उनका कंपोस्ट तैयार करते हैं, जिनका प्रयोग ये जैविक खाद के रूप में करते हैं। जैविक खेती के लिए मौर्य जी अपने खेत पर ही जैविक कीटनाशक भी तैयार करते हैं। इसको तैयार करने या बनाने के लिए वो देसी गाय का गौमूत्र, नीम की खली या पत्ती, लाल मिर्च, लहसुन सहित
कई चीजों का प्रयोग करते हैं और फिर इन्हें अपने सब्जी फसलों और अन्य फसलों में इस्तेमाल करते हैं, जिसका नतीजा ये रहा कि कम लागत में ही उनकी फसलों से बढ़िया पैदावार प्राप्त हुई और बाजार में उनके जैविक उपज की पहले की तुलना में अधिक कीमत मिली, जिससे जैविक खेती में उनकी रुचि और बढ़ती चली गई। इस समय रामनिवास के खेतों पर गेहूं, सरसों, चना, मटर, बैंगन, लहसुन, आलू और प्याज की नर्सरी आपको दिखाई देगी। उसके बाद धीरे धीरे अपना कोई साधन भी नहीं था पानी का, मेन पानी का साधन, और कभी बाढ़ आ जाता था तो कभी सूखा पड़ जाता था, दोनों दिक्कत था यहाँ पर। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर 2000 के बाद एक संस्था आया, गोरखपुर इन्वायरमेंटल एक्शन ग्रुप, तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा जानकारी दिया खेती के बारे में। तो सब मेहनत करने के बाद यहाँ बोरिंग वोरिंग भी हो गया और इसमें धान, गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों सबका खेती होने लगा। रामनिवास का कठिन परिश्रम ही है जिसके कारण कि आज इनसे जानकारियां लेने आसपास के अन्य किसान भी आते रहते हैं। रामनिवास का कहना है कि यदि सरकार जैविक किसानों को एक बाजार उपलब्ध करा दे तो हम जैविक किसानों के सामने बाजार की जो समस्या आ रही है उसका समाधान भी हो जाएगा और किसान जैविक खेती की ओर तेजी से बढ़ेंगे। रामनिवास जी ने 15 साल पहले छोटे स्तर से मोटे अनाज की जैविक खेती शुरू की थी, लेकिन आज उनके प्रयास से उनके क्षेत्र में बहुत से किसान जैविक खेती कर रहे हैं। मौर्य जी की सफलता को देखकर दूसरे जिलों के किसान भी जैविक खेती से जुड़ने लगे हैं और सिलसिलेवार तरीके से ये दायरा बढ़ता ही जा रहा है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहे सफल किसान। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आज चर्चा होगी, आपको बता दें, बीजा देही गांव से। प्रधानमंत्री को तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि वो अभी हमारे इस विकास में बहुत योगदान दे रहे हैं। सरकार से मदद मिल रही है? मदद मिल रही है। मेरे समूह से जुड़ने के बाद मुझे बहुत सी फायदा मिल चुकी है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी कैसा काम कर रहे हैं? प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं अभी तो। खुश है आप? खुश है आप। मध्य प्रदेश से देखिए FPO पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 16 जून शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सफल किसान। आज की हमारी तीसरी सफलता की कहानी है राजस्थान के सीकर से संबंध रखने वाले मदन लाल जाट की। वैसे तो 1991 से वो खेती से जुड़े हुए हैं, लेकिन 2016 में उन्हें विचार आया कि क्यों ना जैविक खेती को अपनाया जाए और रसायनों से तौबा कर ली जाए, और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान की विषम परिस्थितियों में सिंचाई की व्यवस्था कितनी महत्वपूर्ण है, तो आइए जानते हैं कि कैसे प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कर उन्होंने जैविक खेती को आगे बढ़ाया। साथ ही पशुपालन को भी वो अपना चुके हैं। तो आइए देखते हैं उनकी कामयाबी की कहानी। राजस्थान में विषम परिस्थितियों के बीच खेती कर
वो इस प्रशिक्षण से इतने प्रभावित हुए कि घर आकर खेत में लगी मूंगफली और बाजरे की फसलें अलग करके गेहूं की फसल लगाई, वो भी जैविक तरीके से। बस यहीं से मदन लाल ने अपनी खेती में सुधार शुरू कर दिए। हाँ, 2015 से हम बजाज ट्रस्ट से जुड़ गए थे। 15 में इन्होंने अपना सब्जी का भी बताया कि इस बार से लटान से सब्जी उगाओ, पानी का हौद बनवाया, गोबर गैस भी बनवाया इन लोगों ने, गायों की भैंसों का ठान भी बनवाया और बहुत कुछ मदद किया। फिर अक्टूबर 16 में इन्होंने खेती के बारे में समझाया हमें। तो खाटू श्याम जी में गए हम, वहाँ सुभाष पालेकर जी ने 5 दिन का प्रशिक्षण दिया। मैं ददचित होकर मतलब उनका प्रशिक्षण ही सुनता रहा। आते ही उसी महीने में मूंगफली बाजरा था, वो निकाल के गेहूँ की बुआई की, प्याज लगाए, सरसों बाई, मेथी बाई, चना, ये हमारी फसल होती है। तो पहले साल तो थोड़ा कम हुआ क्योंकि वो उतना पूरा मेरे पास गाय भी नहीं था, चना भी उस टाइम नहीं था, वो कुछ पैसा भी नहीं था। दूसरी साल ज़बरदस्त फसल, बरसात के टाइम में पूरी फसल होती है। अनुभव इसका ऐसा किया कि अब की बार बाजरी पूरी निकल गई आड़ोसी पड़ोसी की, मेरी बाजरी पूरी खड़ी और 20 गाय भैंस है जिसको सब वो चारा पूरी टाइम का मिल गया इनको। बाजरी भी बहुत हुआ, गेहूँ भी हो रहा है और ज़मीन में भी सुधार हो रहा है। और फिर उन्होंने 17 में एक मेला लगवाया पुलिस ग्राउंड में सीकर में। तो वहाँ से हमको संपर्क में 1-2 ग्राहक मिले। वो अपने विश्वास के ऊपर उन्होंने अपने आप लेना थोड़ा शुरू किया। अब 2 साल से ये फसल भी सर्दी वाली भी बढ़िया हो रही है और बरसात की फसल में तो इस खेती में कोई दिक्कत ही नहीं आती है। इससे पहले 15 से पहले मैंने कभी 1 लाख रुपया दोनों फसलों का गिन के नहीं बचाया। अब दोनों फसलों के 2-3 लाख रुपए की फसल बेच देता हूँ, ये समझो। पहले इतना जुगाड़ नहीं था। मतलब मदन लाल ने जैविक खेती के लिए पशुपालन भी किया है, जिससे जैविक खाद और कीटनाशक की उपलब्धता बनी रहे। वो गाय के गोबर से बीजामृत, जीवामृत और खाद का इस्तेमाल करते हैं, जिससे मिट्टी की सेहत भी सुधर रही है और मदन लाल के आर्थिक हालात भी। बीज का पहले बीजामृत करते हैं। बीजामृत में क्या है, गाय का गोबर, देसी गाय का 5 किलो, जैसे बीज के आधार से होता है। 100 किलो बीज में 5 किलो गोबर, 5 किलो गौमूत्र और थोड़ा सा चूना 50 ग्राम में डालो। उसको 12 घंटे भेके अनाज में मथ के उसको छाँव में सुखा लो और बीज दो। उसके बाद में पहले गंजीवामृत बना के डालते हैं। यही गोबर को गंजीवामृत बना लेते हैं, थोड़ा बुरका देते हैं, ज़्यादा नहीं डालने का पड़ता है। उसके बाद में जीवामृत ही चलाते हैं। जीवामृत में क्या है, 200 लीटर पानी में 10 किलो गोबर, 10 लीटर गौमूत्र और 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन और थोड़ी सी 1 मुट्ठी जीवामृत की जीवाणु मिट्टी। और उनको 3 दिन, गर्मी में तो ये 3 दिन में तैयार हो जाता है और सर्दी में 7 दिन लगते हैं। इनकी रख रखाव की यही है कि धूप और बरसात से बचाना और वो मच्छरदानी से छान के अपनी वेंचुरी बना रखी है, इसमें डाल देता हूँ और फुहारा से चलता रहता है ये हर फसल में। मदन लाल तो ये था हमारा आज का सफल किसान, जिसमें हमने आपकी मुलाकात करवाई उन 3 सफल किसानों से जिन्होंने रसायन युक्त खेती से बिल्कुल मुंह मोड़ लिया है और प्राकृतिक और जैविक खेती का दामन थाम लिया है और लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें देखकर अन्य किसान भी प्रेरित हो रहे हैं। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल पता है safalkisan@gmail.com। हमारा पता नोट कर लें, सफल किसान, कमरा नंबर 110, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमें आपकी ईमेल्स और आपके पत्रों का इंतज़ार रहता है। अगर आपके पास भी सफलता की ऐसी कोई कहानियाँ हो तो हमें ज़रूर बताएं।
फिलहाल यहाँ लेंगे आपसे इजाजत। सफल किसान के नए अंक में नई सफलता की कहानियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।